स्टूडेंट्स, आगे की मैराथन हम कंटिन्यू करते हैं। 20 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 20 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो इसी दिलेरी के साथ लगे रहो मेरे साथ और जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिवीजन हम करते हैं इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मिस्टर रमन इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्स कंपनी। He resigns from his office as a result of amalgamation of X company with the other body corporate. ठीक है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसका अमलगमेशन हो रहा है किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में। ठीक है, अब अमलगमेशन के कारण क्या हो रहा है, जो एक्स लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है रमन, वो क्या हो रहा है, ही इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट रिजल्टिंग फ्रॉम द अमलगमेशन। इस बॉडी कॉर्पोरेट में भी ये एमडी बन रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, स्टेट इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट whether in this situation is company liable towards managing director to compensate for the loss of office after his resignation। रेजिग्नेशन के बाद क्या ये यहाँ से रिजाइन कर देंगे जब, तो उसके बाद हम इनको क्या कॉम्पनसेशन पे करने वाले हैं क्या। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा था कि जो लॉस ऑफ ऑफिस के लिए कॉम्पनसेशन है, पहली बात तो वो किसको मिलती है, वो मिलती है एमडी को, मैनेजर को या होल टाइम डायरेक्टर को। ठीक है, और उसके भी हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे थे। उसमें से एक एक्सेप्शन था कि अगर कोई एमडी, मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर अमलगमेटेड कंपनी के अंदर भी उसी सेम पोजीशन पे आ रहा है तो हम उसे कॉम्पनसेट नहीं करते। रीजन बीइंग कि जब लॉस ऑफ ऑफिस ही नहीं हुआ तो हम कॉम्पनसेशन किस बात का करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 202 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी में मेक पेमेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर बट नॉट टू एनी अदर डायरेक्टर बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। ये तीनों का जब भी नाम लिखोगे ना, साथ में ये जरूर लिख देना है कि हम किसी और डायरेक्टर को नहीं देने वाले कोई कॉम्पनसेशन। ठीक है, एज कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस और इन कनेक्शन विद सच लॉस। हाउएवर कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ कॉम्पनसेशन हमें पे नहीं करना है, जैसे हमने देखा था कि डायरेक्टर जब फ्रॉड, मिसफिशियंस या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इंडल्ज है, या जो एमडी है उसी की वजह से, उसी डायरेक्टर की वजह से, मैनेजर की वजह से कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ है ना, या अमलगमेटेड कंपनी में है, या और कोई रीजन से उसने खुद ही रिजाइन किया है, तो ऐसे केस में हम उनको कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। तो as per the situation given in section 202, where the director resigns from his office as a result of reconstruction of the company or of its amalgamation with any other body corporate, या तो रिकंस्ट्रक्शन हो गया कंपनी का, या फिर अगर हम बात करें रिकंस्ट्रक्शन हो गया या फिर अमलगमेशन हो गया किसी बॉडी कॉर्पोरेट में, and he is appointed as the managing director or whole time director resulting from the amalgamation, no company shall make payment by way of compensation for the loss of office to md, manager या whole time director। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, इसीलिए हमने पहले प्रोविजन बताया, उसके बाद हमारा सिचुएशन के हिसाब से हम सिचुएशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये सिचुएशन है, जो केस के जो फैक्ट्स है वो आप यहाँ प्रेजेंट करोगे, बाद में यहाँ से आप कंक्लूजन स्टार्ट करोगे कि सो अकॉर्डिंगली एज पर द अबव स्टेटेड प्रोविजन, कंपनी शैल नॉट मेक कॉम्पनसेशन टू मिस्टर रमन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन ऑन अकाउंट ऑफ अमलगमेशन। ठीक है, क्लियर है? आगे का क्वेश्चन करते हैं। Mr. Aman, a 15% shareholder of the company and other shareholders have lost confidence in the managing director of the company। ठीक है, अमन करके है जिनका चयन अमन हो चुका है, 15% शेयर होल्डर है और अब उन्होंने कॉन्फिडेंस भी खो दिया है एमडी में। तो अब वो ही इज अ डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ठीक है, एंड वाज रीअपॉइंटेड एज एमडी फॉर 5 years। एमडी थे और उनको फिर से रीअपॉइंटमेंट मिल गया 1/4/2015 को इन द लास्ट एजीएम। अब मिस्टर अमन सीक्स योर एडवाइस टू रिमूव द एमडी। जो अमन है ये कौन है, शेयर होल्डर। अब हम क्वेश्चन ये आ रहा है पहला कि स्पेसिफाई द स्टेप्स टू बी टेकन बाय मिस्टर अमन एंड द कंपनी इन दिस बिहाफ।
Draft a suitable resolution to be passed for removal of MD, and is it necessary to state the reasons to support the solution? देखो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको अगर रिमूवल पे क्वेश्चन आ रहा है, रिमूवल हुआ या रेजिग्नेशन हुआ, रिमूवल हुआ या रेजिग्नेशन हुआ, जो नोटिस है ये सर्व करना पड़ता है। ठीक है, रिमूवल में कंपनी नोटिस देती है उस शेयर होल्डर, ठीक है, कंपनी नोटिस देती है उस, सॉरी, एमडी को या डायरेक्टर को, जिसको भी निकालना है आपको। रेजिग्नेशन में नोटिस कौन देता है? एमडी देता है कंपनी को, या डायरेक्टर या मैनेजर, जिसको भी निकलना है, रिजाइनिंग डायरेक्टर जो है वो देता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगा, स्पेसिफाई द स्टेप्स में हम यही लिखेंगे कि पहले तो नोटिस मिलना चाहिए, तो मिस्टर अमन जो है इनको नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी फिर वो जो रिमूव्ड डायरेक्टर है जिसको आप निकालना चाहते हो उसको हम नोटिस देंगे, फॉरवर्ड करेंगे, फिर वहां पर हम देंगे उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, फिर हम उन्हें रिप्रेजेंटेशन करने का मौका देंगे। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन को वो मीटिंग में रीड आउट कर सकते हैं, अपने एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, रीजंस दे सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस हमने मेन जब हमने रिवीजन किया था तब देखा था। तब अंडर सेक्शन 169 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ओआर से ही कर सकते हो, रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, उसके ऑफिस से पहले ही आप उसे निकाल रहे हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगा सकते हो। ठीक है, अभी क्या वो उन्होंने क्या बताया, फैक्ट्स केस के क्या थे कि पिछले साल एजीएम में ही आपने उनको रीअपॉइंटमेंट दिए, तो अभी टेन्योर तो खत्म नहीं हुआ है, टेन्योर से पहले निकालना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से कर सकते हो। फॉर दिस पर्पस स्पेशल नोटिस फ्रॉम अ शेयर होल्डर मिस्टर अमन shall be required to be given to the company for moving a resolution to remove a director। ठीक है, नोटिस मिलना जरूरी है, तभी रेजोल्यूशन होगा और तभी रिमूवल होगा। तो आप इसको कैसे देखोगे, नोटिस मिलना जरूरी है, उसके बाद हम उसको रेजोल्यूशन में करेंगे और फिर रेजोल्यूशन से सपोर्ट करके रिमूव करेंगे। ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस द कंपनी शैल फोर्थविथ सेंड अ कॉपी, जब नोटिस मिलेगा तो कंपनी को नोटिस की कॉपी उस डायरेक्टर कंसर्न को देनी है, और फिर ही शैल बी एंटाइटल्ड टू बी हर्ड इन द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन एट द मीटिंग। उनकी जो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी है, जो एमडी है या जिसको भी हम निकाल रहे हैं, वो भी तो अपनी सफाई देगा, वो रिप्रेजेंटेशन करेगा, उस रिप्रेजेंटेशन की कॉपीज सारे मेंबर्स में बांटेंगे। तो वही हमें पॉइंट लिखना है, कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द डायरेक्टर be also sent to all members of the company to whom the notice is normally sent। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेशन लेट है या रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत कम मिला कि आप उसकी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तब हमें बोला गया है कि ठीक है आप उसको रीड आउट कर दो। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं पॉइंट। फिर साथ ही है कि अगर उस रिप्रेजेंटेशन में उस जो रिमूव्ड डायरेक्टर है उसने थोड़ा डिफेमेशन वाला काम कर रहा है, वो कंपनी को भला बुरा कह रहा है, पॉलिसीज को नकार रहा है, तो ऐसे केस में हम ट्रिब्यूनल से, कंपनी जो है ट्रिब्यूनल से स्पेशल परमिशन लेके ये चीज भी, ये रिक्वायरमेंट भी वेव करवा देगी कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखो क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, इन केस द रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड टू लेट, तो पहला है कि रिप्रेजेंटेशन देंगे, ओबीएच करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, रिप्रेजेंटेशन अगर लेट हो गया तो सेम शैल बी रीड एट द मीटिंग, रेड एट द मीटिंग, and the representation need not be sent if the company law board is satisfied that it will cause needless publicity for defamatory matter। ठीक है, वो जो डायरेक्टर है अपनी पब्लिसिटी करने के लिए और कंपनी पे कीचड़ उछाल रहा है, भला बुरा कह रहा है, तो ऐसे में हो जाएगा। अब यहाँ पर यही बोला है अंडर सेक्शन 115, देखो स्पेशल नोटिस का सेक्शन ही है 115। ठीक है, अंडर सेक्शन 115 स्पेशल नोटिस ऑफ द इंटीमेशन इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन शैल बी गिवन नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर द मीटिंग। जब भी मीटिंग होनी है उसके 14 डेज के अंदर आप रेजोल्यूशन पास कर दो। ठीक है, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला मीटिंग जो होगी वो मीटिंग से पहले 14 डेज के पहले नोटिस जो है वो आपको देना है। इन द अबव केस इफ द एजीएम इज ड्यू टू बी हेल्ड, अब जैसे अभी हमारा क्या बात की थी उन्होंने, एजीएम अगर होना वाला है तो फिर आप उसमें भी 14 दिन का नोटिस दे सकते हो।
उनको हमने लास्ट डे जनरल मीटिंग में ही वापस अपॉइंट किया है। तो अब यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं है, तो अब हम ये लिख सकते हैं कि अगर एजीएम होने वाली है या कोई जनरल मीटिंग होने वाली है, तो ऐसे केस में अमन भी क्या है, स्पेशल नोटिस देके 14 डेज पहले और काम करवा सकते हैं। अब क्योंकि वो मोर देन 10% होल्ड करते हैं, तो आराम से ये काम हो जाएगा। वंस द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास एट द जनरल मीटिंग, MD will cease to be the director and consequently MD of the company। ठीक है। सेकंड था कि भाई आप ड्राफ्ट करिए रेजोल्यूशन। तो देखो कोई भी रेजोल्यूशन है वो रिजॉल्व डेट कैपिटल वर्ड्स में से स्टार्ट होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन होंगे, रिजॉल्व डेट कैपिटल में लिखोगे, उसके बाद सिर्फ मुद्दा लिखना है। हम इसको निकालने की बात कर रहे हैं, मिस्टर हमारा जो बिजनेस है वो लिखना है। मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वर्ड्स देखना, बी एंड इज हियर बाय रिमूव्ड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 169 विद इमीडिएट इफेक्ट। बस इतना ही है, एक ही लाइन है। तो इसमें आप मार्क्स गवाना नहीं है। कोई भी रेजोल्यूशन लिखने को आए, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन करो, रिजॉल्व दैट कैपिटल में लिखो, जो मुद्दे की बात करनी है उसको प्रिसाइज तरीके से लिखो, और उसमें बी इज इन हियर बाय जो करके आपको जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, और साथ में उसमें प्रोविजन भी आगे जोड़ दो। स्टेटमेंट ऑफ रीजंस जरूरी नहीं है डायरेक्टर के रिमूवल के लिए। ठीक है, ये थर्ड पार्ट भी हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, चलो। मिस्टर एक्स इज द डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड। ही हैज अप्रोच्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ लोन ऑफ ₹50 lakhs। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इस कंपनी के एक डायरेक्टर है मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स को लोन की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ गए, किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास गए। उन्होंने फाइनेंस कंपनी ने बोला कि भाई अगर आपको रेसिडेंशियल हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए तो हम तभी सैंक्शन करेंगे इस कंडीशन पे कि जो कंपनी है ना आपकी, ये आपको गारंटी देगी, ये आपको गारंटी देगी। तो हमने क्या देखा था, हमने अपने प्रोविजंस में देखा था कि कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को क्या नहीं दे सकती, लोन नहीं दे सकती, गारंटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन, ना तो लोन दे सकते हैं इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट to any of its directors or to any other person to whom in whom the director is interested, or give any guarantee, provide any security in connection with any loan taken by him or such person। क्या बोला है, सेक्शन 185 बोल रहा है, लिखने का तरीका देखना। सेक्शन 185 बोल रहा है कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कोई लोन नहीं दे सकती किसी भी डायरेक्टर को या किसी ऐसे पर्सन को जिसमें वो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, उसको भी नहीं दे सकती। ठीक है, ना ही गारंटी दे सकती है, ना ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर एक्स जो थे उनको भी हम 50 लाख के लिए कंपनी जो है वो नहीं दे सकती कोई भी लोन और गारंटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। आगे चलते हैं हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रॉयल फोर्जिंग्स। रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई, किसके साथ, रॉयल फोर्जिंग्स के साथ, एक पार्टनरशिप फर्म थी है, जिसमें कि मिस्टर पैट्रिक के इन विच वाइफ ऑफ मिस्टर पैट्रिक अ डायरेक्टर ऑफ रनवे, मतलब ये जो इसके जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर कौन थे, मिस्टर पैट्रिक, इनकी वाइफ की कंपनी है ये रॉयल फोर्जिंग्स, इन विच वाइफ ऑफ मिस्टर पैट्रिक अ डायरेक्टर ऑफ रनवे इज अ पार्टनर ऑब्वियसली। हाँ, तो ये यहाँ पर इनकी क्या है, ये पार्टनर है। ठीक है, मतलब हस्बैंड की क्या, कंपनी में हस्बैंड जो है वो डायरेक्टर है और पार्टनरशिप फर्म में वाइफ जो है वो पार्टनर है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स बाय द फर्म फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल के लिए हम कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स दे रहे हैं,
मतलब कंपनी और फर्म के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, और ये समझ में आ रहा है आपको 3 साल का आपको क्रेडिट बेसिस पे ये ट्रांजेक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर करने वाले हो। ये तो समझ में आ रहा है कि एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी जो डायरेक्टर की वाइफ की ही पार्टनरशिप फॉर्म है ना। तो ऐसे केस में यहाँ पे इंटरेस्टेड का हो गया, ठीक है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होगा ये, तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट भी बनता है, वोटिंग नहीं होगी ये भी बनता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट व्हिच शुड हैव बीन कंप्लाइड विद बाय रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रॉयल फोर्जिंग्स, ठीक है। ये देखो, ये पब्लिक कंपनी थी। अब इसने क्या कहा, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस कि रॉयल फोर्जिंग्स अगर प्राइवेट कंपनी है जिसमें मिस्टर पैट्रिक शेयर्स होल्ड करते हैं। एक एक करके देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का जो है वो आपको समझ में भी आ जाएगा, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें साथ में लगेगा, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स एंटर्ड बिटवीन रनवे एंड रॉयल फोर्जिंग्स अ पार्टनरशिप फॉर्म attracts section 184 disclosure of interest, 188 rpt and 189 of the companies act, ठीक है। एज पर 188 कोई भी कंपनी एंटर नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट में किसी फर्म के साथ, किसके लिए, फॉर सप्लाई और परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल वेयर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और हिज रिलेटिव इज पार्टनर ऑफ द फर्म। अब किससे नहीं कर सकती, विदाउट अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट बोर्ड मीटिंग, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बिना आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोला कि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, बस आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एज पर सेक्शन 184 interested directors must disclose his interest at board meeting at which said business is to be discussed. Interested directors should not take part in the discussion or voting at board meeting. हमने ये भी पार्ट पढ़ लिया था कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो है उनको डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ता है, 3 बार करना पड़ता है हर साल के फाइनेंशियल, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही हमें जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है उसमें करना पड़ता है। नहीं तो हम जब जैसे ही हम एज अ डायरेक्टर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उसके अंदर भी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट होता है। और अगर मान लो आपकी शेयर होल्डिंग में या पहले आप इंटरेस्टेड नहीं थे बाद में इंटरेस्टेड हो गए, तो जब भी आप इस तरीके से इंटरेस्टेड हो गए या आपकी शेयर होल्डिंग में चेंज आया, तो उसके तुरंत बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें आपको डिस्क्लोजर करना पड़ता है। आप पार्ट उसमें नहीं ले सकते, और किसमें, मीटिंग में, डिस्कशन में आप पार्ट नहीं ले सकते, और वोटिंग तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ये पब्लिक कंपनी के केस में, ठीक है। अगर इसने वोट किया है तो काउंट नहीं होगा। पर प्राइवेट कंपनी के केस में, यहाँ देखना, प्राइवेट कंपनी के केस में इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट तो कर सकता है आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करने के बाद प्राइवेट कंपनी के केस में, क्योंकि उसने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था कि मान लो ये जो रॉयल फोर्जिंग्स है ये प्राइवेट कंपनी होती पब्लिक कंपनी की जगह, तो ऐसे में कैसे होता, तो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन द बोर्ड मीटिंग आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। अंडर सेक्शन 189 क्या बोला, 188 आपका आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आरपीटी के लिए, तो उसने यही बोला कि 189 में आपको ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होने वाला है इसके सारे पर्टिकुलर्स एक रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको रखने हैं जिसमें कि डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है, ये रजिस्टर आपको रखना है। रजिस्टर का नाम क्या है, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, फॉर्म क्या है, MBP4, ठीक है। एवरी एंट्री मेड इन द रजिस्टर शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। हर एक एंट्री के बाद रजिस्टर में जब जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी एंट्री हुई, एंट्री होने के तुरंत बाद इट शैल बी प्लेस्ड इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, और फिर सारे डायरेक्टर्स की साइन लगेगी, सारे डायरेक्टर्स की साइन लगेगी। समझ आया क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आरपीटी को लेके, और 184 को लेके, 189 को लेके आपके प्रोविजंस क्लियर हो गए होंगे इसमें। एम आई थ्रू विद द प्रोविजंस, ठीक है। आप ऐसे में देखो कितनी सारी चीजें आ रही है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट तो बेटा सबको ही करना पड़ता है, 184 के अंदर जो डिस्क्लोजर है वो सबको
करना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी का हो पब्लिक कंपनी का हो, डिस्क्लोजर तो बनता है। पर डिस्क्लोजर करके नॉर्मल रूल क्या है, डिस्क्लोजर किया ना आपने तो पब्लिक कंपनी में तो आप अटेंड भी नहीं कर सकते और वोट भी नहीं कर सकते। अटेंड नहीं कर रहे तो वोट भी नहीं कर सकते। पर यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में है कि आप पार्टिसिपेट तो कर सकते हो डिस्कशन में, मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर वोटिंग नहीं कर सकते। इवन आफ्टर डिस्क्लोजर, आफ्टर डिस्क्लोजर भी नहीं हो सकता। ठीक है, आफ्टर डिस्क्लोजर पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। ये सेक्शन 184 है। सेक्शन 188 क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। ठीक है, और सेक्शन 189 के अंदर बोल रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो रजिस्टर मेंटेन कर दो। रजिस्टर मेंटेन करना है MBP 4 में। ठीक है, और हर एक एंट्री के बाद आप जो रजिस्टर है ये ऑथेंटिकेट कौन करेगा, CS ऑथेंटिकेट करेगा। और हर एक एंट्री के बाद आपको क्या करना है, इट शैल बी प्लेस्ड इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जहां सारे डायरेक्टर्स जो है वो साइन करेंगे। ठीक है, समझ आया? देखो अब क्या बोला है कि अगर वो बेस्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ अबव प्रोविजंस, हमें इसने उन्होंने लिमिट नहीं दी है कि कितना आप कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन में एंटर करोगे। अगर स्पेसिफाइड लिमिट जो है उसके अंदर है तब तो बोर्ड अप्रूवल से काम हो जाएगा, इसके बाहर है तो कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, इफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन इज मोर देन द लिमिट स्पेसिफाइड, प्रायर कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड। अभी आप क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा नहीं है, हम मान रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि आपको जब नेसेसरी अजम्पशंस करने हो तब आप कर सकते हो। तो ऐसे केस में हम अजम्पशन कर रहे हैं कि भाई जो ये जो ट्रांजैक्शन है ये विद इन द लिमिट है। ठीक है, assuming that it is within limit specified under the act, consent of shareholders is not required. अब आते हैं अर्थ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी इज रेगुलर इन फाइलिंग इट्स एनुअल रिटर्न। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, एनुअल रिटर्न टाइम पे फाइल करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी टाइम पे फाइल करती है, और इट हैज 4 डायरेक्टर्स बट सो फार नो मैनेजिंग डायरेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड। ड्यू टू मैनीफोल्ड इंक्रीज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क इन द लास्ट 2 years, इट इज अर्जेंटली फेल्ड कि एक MD का अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। तो इन्होंने मिस्टर प्रणव करके एक बंदे को MD बना दिया। स्पेसिफाई कहाँ किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मीटिंग के अंदर अपॉइंट कर दिया, स्पेसिफाइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग monthly remuneration payable to him, enumerate the requirement and validity of an appointment of Mr. Pranav in the given scenario। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि सेक्शन 196 जो है ये आपका बनता है सेक्शन 196 जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ MD आर गिवन, और उनके साथ साथ उनके अपॉइंटमेंट के साथ साथ रेन्यूमरेशन जो फिक्स करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट से होगा या कमीशन बेस्ड होगा, परसेंटेज बेस्ड होगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में कर सकते हैं, बट इट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। It is subject to the approval of shareholders in the next general meeting। देखो क्या लिखा है, as per section 196 terms and conditions of appointment of managing director and remuneration shall be approved by the board of directors at the meeting, which shall be subject to approval by a resolution at the next general meeting of the company and by the CG अगर शेड्यूल 5 नहीं करते हो तो। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अप्रूवल के टर्म्स के लिए अगर हम अप्रूवल कर रहे हैं, अप्रूवल में बोर्ड मीटिंग के अंदर अप्रूवल करके अपॉइंटमेंट तो कर दिया आपने, उसके बाद इट इज सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल जनरल मीटिंग में, और CG की अप्रूवल भी लगेगी। अगर आपने शेड्यूल 5 में यहाँ पे क्या है, जनरल मीटिंग की अप्रूवल और शेड्यूल 5 के हिसाब से अपॉइंटमेंट होना चाहिए वैसा है। अगर शेड्यूल 5 नहीं लेते हो तो फिर आ जाएगा जनरल मीटिंग और CG की अप्रूवल। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेनी पड़ेगी एंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट
appointment in case such appointment is at variance to the conditions specified under schedule 5। अब इस गिवन केस में हमें ये तो शेड्यूल 5 का उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो हम यही बोल रहे हैं कि जो इनका जो अप्रूवल है, अब क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है, हाँ, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी को तो ये बोला गया है कि ठीक है, आपके इस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है आपको इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में करने की, ठीक है, इसलिए उनका अपॉइंटमेंट जो है एज अ एमडी वैलिड है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? क्योंकि बेटा सेक्शन 196 जो है वो प्राइवेट कंपनीज पे नहीं लगता, सेक्शन 196 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। चलो मजा आ रहा है? हाँ, तो एक दिन की शुरुआत तो बेटा अभी तक जो गाड़ी चल रही थी ना उनकी, वो बिना एमडी के इसलिए चल रही थी क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को जरूरी नहीं है कि वो एमडी का अपॉइंटमेंट करें, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनीज को जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर अभी तक नहीं थे, तो अभी आ गए, कोई बात नहीं। पर उनका अगर अपॉइंटमेंट कर भी दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपॉइंटमेंट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी को बहुत थोड़े से ही प्रोविजंस 196 के लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते, क्योंकि स्ट्रिक्टर प्रोविजंस पब्लिक कंपनी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनका अपॉइंटमेंट कर सकते हो। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब विक्रम, मिस्टर विक्रम, a director of Messrs Tube Limited, has made a default in filing of annual accounts and annual returns with the registrar for a continuous period of 3 financial years। ठीक है, अब मिस्टर विक्रम कोई डायरेक्टर थे जो अपनी कंपनी में ही उन्होंने ट्यूबलाइट लिमिटेड के अंदर ही उन्होंने बहुत ज्यादा डिफॉल्ट किया है एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न्स भरने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, पहला कि वेदर मिस्टर विक्रम कैन कंटिन्यू टू बी अ डायरेक्टर, क्या वो डायरेक्टर इसमें रह सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरी कंपनी में जहाँ पे वो डायरेक्टर थे वहां क्या वो डायरेक्टर रह सकते हैं, पहला क्वेश्चन है। सेकेंड है स्टेट वेदर ही कैन बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन दीज टू कंपनीज, and what would be your answer in case Mr. Vikram is a nominee डायरेक्टर है अगर ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, और अगर मान लो कि डिफॉल्टिंग कंपनी जो है मेसर्स ट्यूबलाइट लिमिटेड अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो क्या होता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे सारे प्रोविजंस आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले हमारे जो डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन थे सेक्शन 164 के हिसाब से, उसके हिसाब से सारी चीजें देखना, ठीक है। इसमें डायरेक्टर जो है उसको लेके भी डिस्क्वालिफिकेशन है, और ऐसी कंपनी जिसमें ऐसे डायरेक्टर ने रिटर्न्स फाइल नहीं किए उनको लेके भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, वो भी आएंगे। क्या लिखा है देखो, एज पर सेक्शन 164 अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर, जो बंदा कंपनी का डायरेक्टर रह चुका है या था और उसके टेन्योर के टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न्स जो है वो ये फाइलिंग नहीं हुई है टाइम पे 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक, या फिर he has failed to repay the deposits accepted by it और पे डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स हुआ डिबेंचर्स हुआ, इन दोनों पे इंटरेस्ट भी हुआ और डिविडेंड, ये अगर सब में अगर आपने 1 साल से ज्यादा फेलियर करा है, 1 साल से ज्यादा फेलियर किया है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा वो डायरेक्टर। अब यहाँ पे जो है ये इन्होंने क्या किया है,
He shall not be reappointed as a director of that company. देखो रीअपॉइंटमेंट की बात आ गई थी, तो रीअपॉइंटमेंट तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, कम से कम उस कंपनी में जहाँ पे वो पहले से ही डायरेक्टर थे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरे उसमें भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो he shall not be eligible to be reappointed as a director of that company or in another company for a period of 5 years from the date on which said company fails to do so। ठीक है, ऑटोमेटिक वेकेशन आ जाएगा बेटा, ऑटोमेटिक वेकेंट हो जाएगा आपका डायरेक्टर का ऑफिस। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इस तरह से एनुअल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं 3 साल तक, तो ऐसे में जहां वो दूसरी में भी डायरेक्टर है, वहां पे ऑटोमेटिक वेकेट करना पड़ेगा उसको। Further, pursuant to 161 subsection 1 of the Companies Act, office of the director shall become vacant in case he incurs any of the disqualifications specified under 164। अगर हम जॉइंट रीडिंग करें तो समझ में आता है कि जब भी कोई डायरेक्टर 164 के अंदर फंस गया तो वो ऑटोमेटिकली ऑफिस वेकेंट करेगा। ठीक है, तब एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर उसने बोला कि क्या वो जो मिस्टर विक्रम है वो इस कंपनी में, डिफॉल्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बने रह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर उनको डिस्क्वालिफाइड हो चुके हैं। दूसरी कंपनी में रह सकते हैं क्या? वहां पे डायरेक्टर रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो डिफॉल्टिंग कंपनी नहीं है, पर आगे रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। देखो, अब इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए नहीं बढ़े, तो यहाँ पे इनका डिस्क्वालिफिकेशन आ गया, और इसीलिए ये ना तो रीअपॉइंटमेंट इनका ट्यूबलाइट लिमिटेड में होगा ना ग्रीन लाइट लिमिटेड में होगा 5 साल तक। ठीक है, तो प्रेजेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेजेंट अपॉइंटमेंट के अंदर तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगा ऑफिस, क्योंकि आप डिस्क्वालिफाइड हो गए अंडर 164। ठीक है, तो उस कंपनी में, डिफॉल्टिंग कंपनी में तो हो ही गए, और जो दूसरी कंपनी है क्योंकि वो डिफॉल्टिंग कंपनी है, तो वहां पर डिफॉल्टिंग कंपनी नहीं है, तो ऐसे केस में आप वहां पे डायरेक्टर बने रह सकते हो। ठीक है, पर रीअपॉइंटमेंट दोनों में नहीं हो सकता। अगर नॉमिनी डायरेक्टर है तो ये 164 एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अपॉइंट करती है वही रिमूव करेगी या वही डिसाइड करेगी। ठीक है, अब ये फोर्थ केस है जहाँ पे अगर ये मान लो ट्यूबलाइट लिमिटेड अगर प्राइवेट कंपनी होती, तो प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन कर सकती है। ठीक है, आई क्या बात समझ में? और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो वैकेंट भी हो जाता है, भले ग्रीन लाइट लिमिटेड में उसने डिफॉल्ट अभी नहीं किया है, पर इसकी गारंटी नहीं ना, तो ऐसे केस में उसको ऑटोमेटिक वैकेंट वहां भी होगा। तो हेंस इन गिवन केस Mr. Vikram has to vacate his office of directorship from Tubelight Limited and Greenlight Limited and cannot be appointed in both the companies for a period of 5 years from the date on which the said company incurs the default। बहुत से बच्चे बस यहीं पे खत्म करके आ जाते हैं कि रीअपॉइंटेड नहीं हो सकता। अरे कितने टाइम तक नहीं हो सकता? 5 सालों के लिए नहीं हो सकता। अब 5 साल लिखे हैं तो आपको बताना पड़ेगा 5 साल गिने कहाँ से? 5 साल उस डेट से गिने हैं जब कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। ठीक है, क्लियर हुआ प्रोविजन? मिस्टर के एंड मिस्टर एल, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। Mr. K and L, who are the directors of RR Limited, informed the company about their inability to attend the board meeting. Mr. K and Mr. L, who are the directors of RR Limited, informed the company about their inability. RR Limited के K और L डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अपनी इनएबिलिटी बता दी कि बोर्ड मीटिंग में आ नहीं सकते, क्योंकि नोटिस वाज नॉट सर्व्ड ऑन देम। देखो, अपन ने कल भी बहुत सारे देखे थे क्वेश्चंस जहाँ नोटिस के, तो
बोर्ड मीटिंग का नोटिस जो है सारे डायरेक्टर्स को मिलना चाहिए. इट हैज टू बी सर्व टू एवरी डायरेक्टर्स, है ना, एट द एड्रेस मेंशन्ड बाय देम या रजिस्टर्ड बाय देम, है ना. और किससे? हैंड डिलीवरी, पोस्ट, ईमेल्स, किसी भी तरीके से. ठीक है. तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग के लिए उसने क्या बोला कि नोटिस ही नहीं हमें मिला है, तो वही वाले प्रोविजंस आप फिर से लिखोगे. अब सीधी सी बात है कि जहाँ पे आपने बोल दिया कि भाई नोटिस ही नहीं मिला तो हम आएंगे नहीं. तो ऐसे केस में जब भी बोर्ड बोर्ड मीटिंग, तो क्या एक भी डायरेक्टर को अगर आपने, बोर्ड मीटिंग की खासियत क्या, एक भी डायरेक्टर को अगर आपने नोटिस सर्व नहीं किया, एक भी डायरेक्टर अगर आपसे छूट गया गलती से, तो सारी जो प्रोसीडिंग्स है बोर्ड मीटिंग्स की वो वॉइड हो जाती है. ठीक है. अब देखो सेक्शन 173 क्या बोलता है. अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 days नोटिस इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी and it shall be sent by hand delivery, post and electronic means. ये तो हमने पता है. It further provides that every office of the company whose duty is to give the notice under this section, अगर वो फेल हो जाती है तो 25,000 की पेनल्टी. अब इस केस में नोटिस सर्व नहीं किया तो है जो एवरी ऑफिसर है वो भी जिसने भी डिफॉल्ट किया उसको 25,000 का फाइन लगेगा. Neither the Companies Act nor the company's meetings clearly provides for the nor the company's rules lay down any specific provision regarding the validity of the resolution passed by the board of directors in case the notice was not served to all the directors. पर ये हमने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है. देखो ये वाला जो है ना केस, परमेश्वरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने बोला है कि अगर बोर्ड मीटिंग में से किसी एक को भी आपने नोटिस नहीं दिया है तो ऐसे केस में जो मीटिंग है वो वैलिड रहेगी नहीं, सिंस नोटिस ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स वाज नॉट गिवन इन राइटिंग, क्योंकि जो बेसिक प्रोविजन है उसी का कॉन्ट्रावेंशन हुआ. जो भी रेजोल्यूशंस भी पास हुए वो भी वैलिड नहीं होंगे, ना मीटिंग वैलिड है ना रेजोल्यूशंस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. AB Limited, a listed company being managed by the managing director, proposes to pay the following managerial remuneration. AB Limited एक listed company है, वो MD को managerial remuneration देना चाहती है. ठीक है. और फिर क्या है, कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स टू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर एम. मतलब एमडी को हम देने की बात कर रहे हैं 5% ऑफ एनपी. और जो डायरेक्टर्स अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर थे, दे आर प्रपोज टू बी पेड मंथली रेन्यूमरेशन ऑफ 50,000 एंड ऑल्सो कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ओवरऑल रेन्यूमरेशन जो है payable to each of them shall not exceed 2% of the net profits of the company. Commission is to be distributed among all the directors. क्या आपको प्रोविजन याद आया? अच्छा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन विद रेफरेंस द प्रोविजंस द वैलिडिटी ऑफ अबव प्रपोजल्स. मतलब हम एमडी को 5% नेट प्रॉफिट का देने की बात कर रहे हैं, बाकी दूसरे डायरेक्टर्स को अदर देन एमडी हम 50,000 का मंथली रेन्यूमरेशन प्लस अ कमीशन जो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट है वो देने की बात करें. सब्जेक्ट टू दिस कि सारा ओवरऑल रेन्यूमरेशन जो है वो 2% से ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे. क्या आपको 196 याद आया? क्या आपको 196 याद आया? मैं जब तक आप जब प्रोविजन देखो जब तक मैं जरा इसके करेक्शन में हमारा थोड़ा सा लैग आ रहा है, मैं इसे चेक करवाती हूँ. जब तक जल्दी से मुझे आप इसका आंसर थोड़ा बताओ.
हाँ तो जल्दी से आप चेक कर रहे हैं, अब आप जब तक मेरे को आंसर बताओ। हाँ जल्दी बताओ। हो गया? चलो, कहाँ थे हम? ये जो एबी लिमिटेड है ये एक लिस्टेड कंपनी है। मैनेजिंग डायरेक्टर को 5% देने की बात कर रहे हो और बाकी सारे डायरेक्टर्स को 50,000 का रेन्यूमरेशन और कमीशन एट द रेट ऑफ 1%। कमीशन 1% देने की बात कर रहे हो, 1% प्लस 50,000 का मंथली रेन्यूमरेशन देने की बात करें तो आपने ये सब सोच के क्या देखा है कि इंक्लूडिंग मंथली रेन्यूमरेशन पेबल टू ईच ऑफ देम शैल नॉट एक्सीड 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। क्या याद आएगा सेक्शन 196? सेक्शन 196 क्या बोल रहा था? सेक्शन 196 ने कहा था कि अगर आपकी कंपनी जो है ओवरऑल मैनेजरल रेन्यूमरेशन कितना दे सकती है? ओवरऑल मैनेजरल रेन्यूमरेशन 11% से ज्यादा नहीं हो सकता। पहले लिमिट तो ये थी। फिर था कि एमडी को, मैनेजर को या होल टाइम डायरेक्टर को आप 5% दे सकते हो, 5% से ज्यादा नहीं दे सकते। ओके। और दूसरा था कि अदर डायरेक्टर्स में हमने देखा था कि अगर आपकी कंपनी में एमडी है तो आप उन्हें 1% से ज्यादा नहीं दे सकते। ऐसे डायरेक्टर्स जहां पर, क्योंकि मेन काम क्या कर रहे हैं, एमडी कर रहा है, मैनेजर कर रहा है, होल टाइम डायरेक्टर कर रहा है, तो दूसरे डायरेक्टर्स को 1% से ज्यादा नहीं दे सकते। इन केस अगर कंपनी में एमडी, मैनेजर या डब्ल्यूटीडी नहीं है तो ये रेट हो जाएगी 1% से हटके कितनी, 3%। ठीक है, इस केस में 3% हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये समझो। एमडी को हम बात कर रहे हैं 5% देने की, एमडी की बात सही है, उसने 5% भी बोला, हमारा भी लिमिट है 5% का, तो ये तो ठीक है। ठीक है, और बाकी दूसरे डायरेक्टर्स को हमें 1% से ज्यादा नहीं देना है ऐसे केस में जब होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर या एमडी अवेलेबल है। तो अब इस क्वेश्चन में ये आ रहा है कि यहाँ पे वो 2% देने की बात कर रहे हैं। अगर आपको 2% देना है तो आप ऐसा नहीं नहीं दे सकते। लॉ ने ये नहीं कहा कि नहीं दे सकते, इट इज कि आपको जो है जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर पास करके आप लिमिट एक्सीड कर सकते हो। एक मिनट होल्ड कीजिए थोड़ा सा। एक तो उधर वाली क्लास की आवाज आ रही है, दूसरा इधर ब्लर दिख रही है। नेट को चलते चलते क्या हो, इतना अच्छा दिख रहा है, नेट सही है। पर अब यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही?
चलिए, एबी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी, अभी हम इसी का आंसर दे रहे हैं। कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स टू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर एम। Part 1 of the second provision provides that except with the approval of the company in general meeting by a special resolution। एक मिनट फिर से मैं बोलती हूँ इन्होंने क्या लिखा है। कमीशन क्या बोल रहा है ये कि एबी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी बीइंग मैनेज्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर प्रपोजेस टू पे फॉलोइंग रेन्यूमरेशन कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स टू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर एम। पार्ट 1 जो है सेकंड प्रोविजो, it provides that except with the approval of the company in general meeting by SR। अगर इससे ऊपर देना है तो the remuneration payable to any one of the managing director or full time director shall not exceed 5% of the net profits of the company। वो तो अपन ने भी देखा। अगर इससे ज्यादा अगर कोई डायरेक्टर्स हैं तो remuneration shall or not exceed 10% of the net profits to all such directors and managers taken together। ठीक है, तो अभी हमारी जो रेट है वो 5% है। 5% तो बिल्कुल आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस केस में जहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको रिलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो कंपनी है, क्योंकि इसमें एमडी अपॉइंट कर रहे हो, उनका कमीशन आप 5% से दे सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको एसआर पास नहीं करना है, 5% से ज्यादा देना है तो एसआर पास करोगे। सेकेंड क्वेश्चन है जो अदर डायरेक्टर्स है अदर देन द मैनेजिंग डायरेक्टर, they are proposed to be paid monthly remuneration of rupees 50,000 and also the commission of at the rate of 1% of net profits, subject to condition that overall remuneration payable to ordinary directors including monthly shall not exceed 2%। यहाँ 2% है जबकि यहाँ 1% ही आना चाहिए। 1% से ज्यादा दे रहे हो तो एसआर लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी यहाँ पे लिया है कि अगर आप इस लिमिट को एक्सीड करना चाहते हो तो एसआर पास करना जरूरी है। अभी जो मैंने आपको प्रोविजन बताया था वो यही था कि 1% ऑफ नेट प्रॉफिट्स अगर आपके कंपनी में एमडी या मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर है, अगर नहीं है तो 3% तक दे सकते हो। अब क्वेश्चन पे अगर हम आए तो 5% वाली बात तो सही है, पर सेकेंड पार्ट के अंदर जहां वो 2% दे रहा है तो वहां पर आपको एसआर की अप्रूवल लगेगी, उसके बाद ही आप ये लिमिट एक्सीड कर सकते हो। क्या समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। PQR लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी having a paid up share capital of 20 crore rupees as on 31st March 2022 and turnover of 150 crore rupees during the year ended 31st March। देखो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए क्या बोला था, आईडी की रिक्वायरमेंट्स को लेके अगर क्वेश्चन है, it states the minimum number of IDs required and how many ID are to be appointed in case PQR is a listed company। तो देखो मैंने आपको प्रोविजन पूरा बताया था, कुछ याद आ रहा है क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन बताओ सबसे पहले। 149 था रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट। क्या बोला था कि लिस्टेड कंपनीज जो है उनको तो सबको मैंडेटरी है, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज को तो मैंडेटरी है अपॉइंटमेंट करना, ये हम कैटेगरी देख रहे हैं। और जो लिस्टेड नहीं है, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, तो उनको रूल 4 फॉलो करना है, ठीक है। रूल 4 क्या बोलता है, पीबीटी के बारे में बताता है। पीबीटी के बारे में बताता है, पीबीटी याद आ रहा है क्या? ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था, पेड अप शेयर कैपिटल। हिंट दे रही हूँ अभी तो बता दो, बोरोइंग्स और टर्नओवर। अभी भी याद नहीं है? जल्दी जल्दी मुझे जरा मैसेज करके बताओ। अभी भी याद नहीं आया? वाओ, बेटा पीबीटी मैंने आपको बता चुकी हूँ कितने बार कितने बार।
हम उस पर भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन हो सकते हैं, किन कंपनीज को करना है, किन को नहीं करना है। हाँ, लिस्टेड कंपनीज को तो करना है। लिस्टेड के बाद अच्छा, तो लिस्टेड की बात कर रहे हो अगर आप, तो लिस्टेड कंपनीज में आपको कितने करने हैं? 1/3 ऑफ द, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स, इतने आपको करने पड़ेंगे आईडीज। ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट इतने करने पड़ेंगे। और ये जो है, ये किसकी है? अनलिस्टेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अनलिस्टेड में पेड अप शेयर कैपिटल कितना चाहिए था? 10 करोड़ से ऊपर, 50 करोड़ से ऊपर, या इक्वल टू है, ये इक्वल टू और मोर दोनों है। ठीक है, ये सिर्फ मोर वाली बात है यहाँ पे, ये भी मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया हुआ है। और टर्नओवर कितना चाहिए था? 100। ठीक है, 100 करोड़ उससे ऊपर, 10 50 100, 10 50 100 बताया था ना। तो ये वाली अगर बात है तो एटलीस्ट आपको कितने चाहिए? 2 आईडीज चाहिए। मतलब लिस्टेड कंपनी के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट्स नहीं है, अनलिस्टेड के लिए ही थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं आपकी। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी से तो कितने करोगे? 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स। अनलिस्टेड कंपनी है तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं फिर से। यहाँ पे क्या बोला? पीक्यूआर जो है ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल कितना है? 20 करोड़। ठीक है, और ये सारी लिमिट्स जो है ये और में है, ये सारी लिमिट्स किस में? और में है। तो अब देखना, या तो पेड अप शेयर कैपिटल आपका 20 करोड़ से ऊपर है। पेड अप शेयर कैपिटल हमने क्या बोला था? 10 करोड़ से ऊपर चाहिए, तो चलो फर्स्ट वाली लिमिट तो गई, पेड अप शेयर कैपिटल तो ज्यादा है तो इसको करना पड़ेगा। टर्नओवर 150 करोड़ है, वो भी ठीक है ना। एंड टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 13, टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं? 13। ठीक है, तो अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ आईडीज बतानी है। अगर 13 है तो अभी आपको क्या बोला? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स तो चाहिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलो, यहाँ पे क्या लिखा है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू रूल 4 of the company's appointment and qualification of directors rules 2014, following class or classes of companies shall have at least 2 directors as ID. Public companies having paid up share capital of 10 crores or more, turnover of 100 crores or more, और लोन्स जो है उसमें सिर्फ मोर है। हाँ, इन एग्रीगेट कितना है? एक्सीडिंग है, सीधा एक्सीडिंग है, एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर। अब इस केस में क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ कम से कम जो अबो रूल्स के हिसाब से कम 2 डायरेक्टर्स इनके होने चाहिए थे आईडीज। अगर सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड में बोला अगर मान लो ये लिस्टेड कंपनी होती, तो लिस्टेड कंपनी को 1/3 ऑफ द टोटल आपको करवाना है, 1/3 ऑफ टोटल। और साथ में ये लिखोगे कि जो आपके राउंडेड ऑफ टू 1 ऐसे लिखना है साथ में, एज 1। तो अब यहाँ पे 1/3 ऑफ टोटल, टोटल कितने थे? 13 डायरेक्टर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया? 4 पॉइंट समथिंग, तो कितने हो गए आपके? 4 या 5, 4 पॉइंट समथिंग है तो राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 डायरेक्टर्स हो जाएंगे। तो एटलीस्ट आपको पीक्यूआर को अपने कितने करने हैं? 5 डायरेक्टर्स आईडी के रूप में रखने हैं। तो इन द अबव केस इट इज मेंशन्ड दैट पेड अप शेयर कैपिटल इज 20 करोड़। इट इज लास्टली अज्यूम्ड द लास्ट डेट ऑफ द। ठीक है, अभी आपने ऊपर तक का प्रोविजन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थ्योरी क्वेश्चंस में आती है आईडी की लिमिट, ध्यान से सुनना, अगर थ्योरी क्वेश्चंस में आईडी की लिमिट आती है ना, तो ये तो तीनों लिखोगे ही सही, लिस्टेड का भी लिखोगे, अनलिस्टेड का ही लिखोगे, पर यहाँ लिख के खत्म नहीं कर देना है। ये आपको लिखना है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल की फिगर है या जो टर्नओवर की फिगर है, ये आपकी लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से है, तभी आंसर पूरा आपका खत्म होगा। जैसे इसने इसमें किया कि पेड अप शेयर कैपिटल जो है इट इज देयरफॉर अज्यूम्ड कि ये हमारी लास्ट डेट थी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वहीं से हमने ये फिगर ली। ठीक है, आया समझ में? अब देखो क्या लिखा है नेक्स्ट में, द लास्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एबीसी स्ट्रक्चरल लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाज हेल्ड ऑन 25th January 2022. MD wants that in the next board meeting annual financial accounts to be placed and approved.
लास्ट बोर्ड मीटिंग कब हुई हमारी? 25 जनवरी को हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग को बोल रहे हैं। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रखेंगे। अकाउंट्स मैनेजर ने बोल दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है मैं 15 जून से पहले आपको नहीं दे सकता, 15 जून से पहले नहीं दे सकता बोर्ड मीटिंग में रखने के लिए। तो बोर्ड मीटिंग जो है 15 जून के बाद ही हो सकती है। मिस्टर आहूजा इज द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी और वो इंडिया में नहीं रहेंगे पूरे जून में, इसलिए एमडी को लगता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करवा लें वीडियो बोर्ड मीटिंग में। प्रेजेंटली कोई चेयरमैन नहीं है, एमडी जो है वो बोर्ड मीटिंग्स को चेयर करते हैं। स्टेट योर व्यूज। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो बहुत सारी चीजें साथ में लग रही हैं, पर जो मेन चीज है उसके लिए इन्होंने जो बोला है वो आपको क्या लग रहा है? कौन सी मेन चीज लग रही है कि अकाउंट्स प्लेस नहीं कर पा रहे, या फिर अकाउंट्स जो है वो वीडियो बोर्ड मीटिंग में लेना चाहते हैं, या तीसरा कि इसमें चेयरमैन ही नहीं है और एमडी जो है वो बोर्ड मीटिंग्स चेयर करता है? जल्दी से बताओ मुझे कि क्या चीज आपको इसमें ज्यादा क्लिक वाली लग रही है। हाँ, तो देखो इसमें, तो बेटा मेरे हिसाब से तो इसमें क्लिकिंग यही है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आप बोर्ड मीटिंग से अप्रूव नहीं करवा सकते। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड मीटिंग से अप्रूव नहीं होते हैं, उसमें आपको मतलब बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन वाली नहीं हो सकती, इन पर्सन बोर्ड मीटिंग है उसी में ही हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, एज पर सेक्शन 173 नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है आपको 120 दिन के अंदर करनी है फॉर द प्रीवियस मीटिंग, देयरफॉर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड इन जून। ठीक है, देयर शैल बी अनदर मीटिंग टू बी हेल्ड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रेडी। 120 दिन मतलब 4 महीने। फर्स्ट जो आपकी लास्ट बोर्ड मीटिंग थी, लास्ट बीएम कब हुई थी आपकी? 25 जनवरी को। इससे आप 4 महीने गिनो, 120 दिन, तो आपकी मई तक हो जानी चाहिए। आप बोल रहे हो कि मैं जून के अंदर जून से पहले आप अकाउंट्स नहीं दे सकते, अकाउंट्स मैनेजर बोल रहा है। तो इन्होंने ये बोला कि भाई आपको बोर्ड मीटिंग करनी है ना, आप पहले कर लो, पर जो अकाउंट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है यह दूसरी ही होगी, उसी सेम मीटिंग में आप नहीं कर पाओगे जून तक। आप मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट ये 25 जनवरी के बाद सीधा आप जून में बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर रोल 4 क्या बोल रहा है? इट प्रोहिबिट्स, वर्ड देखो, इट प्रोहिबिट्स अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स थ्रू बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एमडी को बता दिया, एमडी बोर्ड मीटिंग्स चेयर करता है नहीं करता है इससे कोई मतलब नहीं। जो पहली बात थी वो ये है कि आपके जो बोर्ड मीटिंग का अंतर है, अब ये मत देखना कि फाइनेंशियल ईयर मैडम 31 मार्च को खत्म हो गया, 1 अप्रैल के फाइनेंशियल ईयर से हम काउंट कर सकते हैं, है ना, वो ईयर आगे बढ़ जाएगा। पर नहीं, आपको क्या करना है, उन्होंने कहा है कि आपकी दो मीटिंग्स के बीच में 120 दिन का से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस बात को ध्यान रखोगे, और वीडियो बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकती अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स में। फिर है व्हाट इज द कोरम ऑफ कंपनीज बोर्ड मीटिंग इन द फॉलोइंग केसेस। चलो, अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ रहा है ना। देखो, अभी एक चीज इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोरम के लिए, कोरम बोर्ड मीटिंग का याद है क्या? बोर्ड मीटिंग का कोरम याद है? याद है? हाँ, तो उसको देख के दिमाग में रख के और फिर देखना। एक चीज और बता दूं, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का फर्क नहीं पड़ना इसमें। इसमें ज्यादा फर्क इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का होता है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो है उनको कोरम के पर्पस के लिए काउंट नहीं करते हैं। अब ध्यान से सुनो, a public company has 10 directors including 4 non executive directors। ठीक है, तो टोटल में मालूम पड़ गया 10 डायरेक्टर्स हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव का ध्यान नहीं रखना, बट 8 डायरेक्टर्स अटेंडेड द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, 10 में से 8 आए, ये इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि 10 में से 8 आ गए। ओके, अब क्या बोला उन्होंने
कि स्टार्टअप ओडिशा लिमिटेड इज अ सेक्शन 8 कंपनी विच हैज 8 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स अटेंड द मीटिंग। ठीक है, तीसरा ये है। चलो एक एक करके मैं बताती हूँ। पब्लिक कंपनी जो है उसके केस में क्या है, 1/3 क्या था, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स और टू विच एवर इज हायर। कोरम क्या होती है बोर्ड मीटिंग की, कोरम क्या थी, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स, टोटल डायरेक्टर्स। और फिर राउंड ऑफ भी करके लिखना है हमें कि राउंडेड ऑफ एज 1। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 आ जाएंगे, ये 3 पॉइंट समथिंग है तो 4 आ गए, और टू विच एवर इज हायर। ठीक है, तो ये हमारी 4 आ रही है कोरम। अब यहाँ पे 10 मेंबर्स थे, 10 में से कितने आए, 8 आ गए, कोरम तो प्रेजेंट हो गया। 4 चाहिए थे, 8 आए, प्रेजेंट है, तो फर्स्ट में तो ठीक है। सेकंड क्या बोला है, स्टार्टअप ओडिशा लिमिटेड एक सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि सेक्शन 8 कंपनी का अगर आपको कोरम देखना है तो ऐसे केस में आपका आता है या तो 8 या 25% ऑफ द टोटल मेंबर्स, 8 या 25%। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या लिखा है, स्टार्टअप ओडिशा लिमिटेड इज अ सेक्शन 8 कंपनी विच हैज 8 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स अटेंडेड द मीटिंग। ठीक है, 8 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और 3 डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो 8 में से या तो 8 या फिर 25% ऑफ 8 मतलब 2, 25% ऑफ 8 2 हो गए। तो अब यहाँ पे क्या बोला इसने, अपने पास कितने हैं मेंबर्स, हाँ ठीक है, तो विच एवर इज लेस कोई भी आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे उसके अंदर तो विच एवर इज मोर था, इसके अंदर है कि कोई भी आ गए तो भी चलेगा। तो 2 की रिक्वायरमेंट थी, 3 डायरेक्टर्स आ गए तो भी चल गया। ठीक है, फिर है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूट्स 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। उनमें से 6 और 3 9 आ गए, उन्होंने अटेंड कर दी। बिजनेस वाज ट्रांजैक्टेड इन विच वन डायरेक्टर वाज इंटरेस्टेड, एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। आर्टिकल्स ने कोरम कितनी फिक्स की है, 5। देखो अब एक एक करके जो मैंने फर्स्ट 2 बताया पहले तो मैं वो बता देती हूँ। फर्स्ट में क्या देखा था अपन ने, 1/3 ऑफ द टोटल और 10, तो अपना कोरम कितना 4 निकल रहा था। देखो एज पर सेक्शन 174 द कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। ठीक है, और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। नॉर्मल कंपनीज में बोर्ड मीटिंग के लिए यही है हायर वाला प्रोविजन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया तो कोरम प्रेजेंट था। सेकंड जो अपनी सेक्शन 8 कंपनी है उसमें क्या बोला था, या तो 8 या 8 और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर कितने आए अपने 25% ऑफ दिस, तो यहाँ पर कितना है 25% कितने हो गए 2, तो 2 आने थे, 3 आए हैं, कोरम प्रेजेंट है। ठीक है, अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर जरा ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि भाई 9 और 3 कितने डायरेक्टर्स दिख रहे हैं टोटल, टीडी देख लेते हैं, टीडी कितने हैं हमारे 12। अगर हम नॉर्मल की बात करें 12 में से कितने आने चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल, तो यहाँ आने चाहिए हमारे या तो 4 या 2 विच एवर इज हायर। तो 4 हमारा कोरम निकल रहा है। ठीक है, 4 कोरम निकल रहा है, ये हमारा कोरम है। पर अभी जब अगर आर्टिकल्स ने 5 भर दिए ना तो कोरम आप आर्टिकल सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स होता है, अगर आर्टिकल्स ने 5 बोला है तो 5 ही आएगा। अब देखना है कि कोरम कितना आ रहा है आर्टिकल्स के हिसाब से 5 और वो ही मानोगे। कितने अटेंड करे, 6 और 3 9 लोगों ने अटेंड करे। तो पहले तो मीटिंग जो है वो हमारी कोरम के हिसाब से सही है, 5 आने थे 9 आ गए, ओके। पर अब इसमें से 9 में से एक चीज और देखो, एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उसको हम हटा देते हैं, 9 में से एक गए 8। ठीक है, 8 डायरेक्टर्स जो है उनका वो प्रेजेंट है, तो बस कोरम आपका कॉन्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तीसरे वाले पार्ट को कैसे दिखा है, पहले तो उसने इंटरेस्टेड डायरेक्टर को डिफाइन किया। इट मींस एनी डायरेक्टर हुज प्रेजेंस कैन नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग अ कोरम एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। एक ऐसा डायरेक्टर जिसके होने को आप काउंट नहीं करोगे फॉर द पर्पस ऑफ
काउंटिंग quorum at the meeting of the board at the time of discussion or vote on any matter. ठीक है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हम प्रोहिबिट करते हैं, ना तो वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा, ना वोटिंग करेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में जो भी कंपनी ने उसके प्रेजेंस में लिया है, ठीक है। और अगर वो वोट भी करता है तो उसका वोट वॉइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो 4 डायरेक्टर्स का कोरम प्रेजेंट होना चाहिए, although 8 directors present थे excluding interested directors, therefore quorum जो है it is available for the valid board meeting of X limited। और आर्टिकल्स जो है उसमें भी अगर आर्टिकल्स ने हायर अमाउंट बोली है तो हायर ही चलेगी, ठीक है। 5 को भी ध्यान में रखना है, तो उसकी जगह 8 आ गए तो भी चलेगा, फिर तो कोरम है आपका प्रेजेंट। फिर है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मैकेंजी लिमिटेड, अ listed company appointed Dinesh as an executive director at the board meeting held on 1st June 2023। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे इसके लिस्टेड कंपनी के, उन्होंने अपॉइंट किया दिनेश को। कंपनी टुक अप द अपॉइंटमेंट ऑफ दिनेश, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, मतलब पहले तो बोर्ड मीटिंग में उसकी अपॉइंटमेंट कर दी और बाद में फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एजीएम के अंदर इन्होंने अप्रूवल के लिए डाल दिया, पर उन्होंने इस जो शेयर होल्डर्स ने इनको अप्रूव नहीं किया। तो जब भी ऐसा पॉइंट आता है कि किसी भी डायरेक्टर को जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं मिला है, हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे डायरेक्टर को फर्दर फ्यूचर में आप एडिशनल डायरेक्टर बना के बैकडोर से एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। However, he was appointed as an additional director on the whole time employment by the board at its meeting। खुद ने ही अपने इसमें एडिशनल डायरेक्टर का बना दिया, मतलब पहले तो क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लाने का था, ठीक है। अब उसको लाने का था तो बोर्ड मीटिंग ने तो कर दिया, शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, पर अब हमें एंट्री करानी है तो बोर्ड ने क्या किया, एडिशनल डायरेक्टर बना के और उसको अपनी मीटिंग में ही अप्रूव करवा दिया, ठीक है। पर अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, however he was appointed as an additional director by passing a resolution to hold the office of directorship till the conclusion of next AGM। is appointment of Dinesh justified, examine the correctness। देखो क्या लिखा है, एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है, पहले अगर ये समझे तो मैंने बताया था आपको, एडिशनल डायरेक्टर वो बंदा जो कि आपके वर्कलोड को कम करने के लिए डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करते हैं। ऑथराइज कौन है इसको अपॉइंट करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये बंदा की टेन्योर कब तक रहती है, टिल नेक्स्ट एजीएम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो अंडर सेक्शन 161 the articles of the company may provide that board of directors shall have the power to appoint any person other than the person who fails to get appointed as a director in the general meeting as an additional director। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी दूसरे बंदे को ला सकते हैं, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं अदर देन उस पर्सन के जो कि आप एडिशनल डायरेक्टर में जिसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, रिजेक्शन हो गया, ठीक है। At any time who shall hold office up to the date of next AGM or the last date on which the AGM should have been held, whichever is earlier। अब इसके हिसाब से क्या बोला है, listed entity को shall ensure the approval of shareholders for the appointment of director on the board। अगर हम उसको डायरेक्टर या मैनेजर के लिए ला तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो भी हमारी होगी ना बोर्ड मीटिंग, नेक्स्ट जीएम या 3 मंथ्स विचेवर इज अर्लियर, उसमें हमें उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। Although according to first provision the public sector company shall ensure that approval of the shareholders for appointment or reappointment is taken as the next GM, ठीक है। अभी मैं आपको मुद्दे की बात बताती हूँ। Further the second provision क्या बोल रहा है, it provides that the appointment or reappointment of a person including a managing director or WTD या manager who was earlier rejected by the shareholders at the general meeting shall be done only with the prior approval of shareholders, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे ला रहे थे आप, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है हमारा होल टाइम डायरेक्टर। तो होल टाइम डायरेक्टर को अगर आपको डालना है, लाना है, तो आपको पहले तो बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल चाहिए, बोर्ड मीटिंग करवा लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और उसमें
आपने अपॉइंटमेंट कर दिया, नेक्स्ट इसकी अप्रूवल लगेगी आपको या तो नेक्स्ट जनरल मीटिंग में या 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ये विच एवर इज अर्लियर, जो भी मीटिंग होती है आपको उसमें अप्रूवल चाहिए। अगर आपने बंदे को बैकडोर से एंट्री देने की कोशिश की है तो एडिशनल डायरेक्टर को आप अपॉइंट तो कर सकते हो, पर ऐसे पर्सन को ही कर सकते हो जो कि पहले रिजेक्ट ना हुआ। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो दिनेश है उसने तो बहुत वॉयलेशंस करे। पहली बात कि आप ऐसे बंदे को जो WTD की तरह पोस्ट होने वाला था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हिसाब से था, उसको आपको कब लेनी थी मीटिंग में? देखो उसने डेट्स भी दिए, इसका है ये June 1 2023 को WTD के लिए आपने अपॉइंटमेंट करी बोर्ड मीटिंग करके, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, इसको took up the appointment for approval of shareholders at the AGM hold on 29th September। 29 सितंबर करने गए तो 3 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड में आप करना, पहली गलती तो वो। दूसरा कि इसका अपॉइंटमेंट जब रिजेक्ट हो गया तो आप उसको एडिशनल डायरेक्टर लेके आ ही नहीं सकते। समझ आया क्या? आया क्या समझ में? तो ये दोनों तरफ से हम देखें तो इसका जो अपॉइंटमेंट है ये जस्टिफाइड नहीं है। फिर है शेयर होल्डर्स ऑफ हाइड एंड सीक लिमिटेड आर नॉट इन सेटिस्फाइड अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। हाइड एंड सीक लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स थे दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। It is suspected that some activities being run in the name of the company are not in the interest of the company or its members। ठीक है। 101 आउट ऑफ द टोटल 500 शेयर होल्डर्स, 500 शेयर होल्डर्स में से 101 शेयर होल्डर्स ने सीजी को एप्लीकेशन करी कि वो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सके ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक कंपनी है हाइड एंड सीक लिमिटेड और उसके शेयर होल्डर्स उस कंपनी से खुश नहीं है कि जो कंपनी के नाम पे कुछ गलत काम हो रहे हैं। तो 500 में से 101 ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए करा है। तो हमने ये देखा हुआ है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में कि कितने मेंबर्स आपके एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखो पहले तो एप्लीकेशन कौन कर सकता है, पहले एप्लीकेशन जो है वो आरओसी अगर खुद चाहती है तो वो अगर आरओसी को कोई डॉक्यूमेंट के अंदर लग रहा है तो इंस्पेक्शन करवा सकती है, या सीजी जो है वो सियोमोटो करके करवा सकती है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ऐसे केस में या फिर एसआर पास करके, तीन हमने देखे थे कि या तो आप आरओसी से कर सकते हो या एसआर पास करके कर सकते हो या सीजी की अप्रूवल के द्वारा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स जो है वो इस तरह से एप्लीकेशन करेंगे। अभी अपन इसमें आंसर में देखें आगे क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट द सीजी अंडर सेक्शन 210 में ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर, जो रजिस्ट्रार ने इंस्पेक्टर नियुक्त किया है या तो उसके रिपोर्ट के बेसिस पे या रजिस्ट्रार के रिपोर्ट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो एसआर पास करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हो, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में सीजी को लगता है तो वो कर सकता है। ऐसे केस में सीजी में अपॉइंट वन और मोर पर्सन्स एज इंस्पेक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड टू रिपोर्ट देयरऑन इन सच मैनर एज सीजी में डायरेक्ट। अब शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन लगाने की बात कर रहे थे कि 500 में से 101 शेयर होल्डर्स हैं और हम चाहते हैं कि हम एप्लीकेशन लगाएं। पर ये वैसे तो जब तक आपका ये ऑथराइज्ड नहीं होता स्पेशल रेजोल्यूशन से, सिर्फ एक मेयर एप्लीकेशन लगाने से काम नहीं चलेगा। तो इसका आंसर आपका यही है कि द शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड as under section 210 CG may order an investigation into affairs पहला on the intimation by a special resolution passed by the company that the affairs of the company out to be investigated, तब जाके ही एसआर पास करके करोगे तब जाके सीजी जो है मे अपॉइंट इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको एसआर पास करना पड़ेगा और सिर्फ मेयर एक एप्लीकेशन इज नॉट सफिशिएंट। क्या यहाँ तक समझ आया?
ठीक है। हाँ, अभी हम बेटा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का ही चैप्टर कर रहे हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकता है। A group of shareholders of MSK Limited made a complaint to the concerned ROC that the business of the company is carried on for unlawful and fraudulent purpose. तो देखो फिर से यही बात हो रही कि शेयर होल्डर्स के ग्रुप ने कंप्लेन की है आरओसी के कि बिजनेस जो है कंपनी का वो अनलॉफुल या फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए हुआ है, और उन्होंने एप्लीकेशन की है कि वो इंक्वायरी करे इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो पहली बात है कि क्या क्या कौन कौन कर सकता है। आरओसी के पास पावर्स हैं क्या? बिल्कुल हैं। प्रोसीजर कौन सा फॉलो करेगी? आरओसी क्या करेगी? इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी और वो इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर रिपोर्ट बना के आरओसी को भेजेंगे, आरओसी रिपोर्ट बना के सीजी को भेजेंगे। फर्दर अगर सीजी को खुद लगता है या सीजी को पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है या एसआर पास होता है कंपनी में, तब जाके आप इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इफ यस स्टेट द प्रोसीजर अभी हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? whether the inquiry should be pursued by the ROC in case the complaint is withdrawn by the same group of shareholders। अगर मान लो उन्होंने शेयर होल्डर्स ने इंक्वायरी के लिए आपको एप्लीकेशन दी थी, या जिसने है ना कंप्लेंट फाइल की थी और उन्होंने सब्सिक्वेंटली विड्रॉ कर ली, तब भी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हो सकता है। तो भले ही अगर उन्होंने आगे जाकर एप्लीकेशन विड्रॉ क्यों नहीं हो गई हो, ये क्लास एक्शंस के लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है कि आप जो है वो प्रोसीडिंग्स चालू रख सकते हो, इंक्वायरी भी स्टार्ट चालू रख सकते हो। whether the CG has the power to direct ROC to carry out the inquiry, ये भी हो सकता है। अगर अब हम आंसर देखें, yes, the ROC has the power to order an inquiry as he deems fit after providing the company। जब भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुई ना तो OBH देना जरूरी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, कंपनी को देना जरूरी है। फिर कंपनी क्या करेगी? रिप्रेजेंटेशन करेगी। अगर उसके रिप्रेजेंटेशन से आरओसी सेटिस्फाइड है देन तो ओके, पर अगर उसके रिप्रेजेंटेशन से आरओसी को लगता है कि नहीं यहाँ पे फ्रॉडुलेंट पर्पस या कुछ बात छुपाने के लिए अनलॉफुल पर्पस के लिए काम हो रहा है, तो यहाँ पर वो इंक्वायरी ऑर्डर कर सकती है। प्रोसीजर क्या फॉलो करेगा कि जब भी इस तरह से ऑफर ऐसा कोई कंपनी के खिलाफ आपको एप्लीकेशन मिलती है, तो आप कंपनी को नोटिस दोगे, कंपनी को एलिगेशंस के बारे में बताओगे, फिर कंपनी अपना ओबीएच लेके अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड करके और रिप्रेजेंटेशन करेगी। नहीं होता है तो आप इंस्पेक्टर अपॉइंट करोगे और आगे इन्वेस्टिगेशन करोगे। The inquiry can be pursued by the ROC in case the complaint is subsequently withdrawn by the same group of shareholders. Yes, the CG may, if it is satisfied that the circumstances so warrant, direct the registrar for the purpose to carry out the inquiry under Companies Act। ठीक है, आया क्या समझ में? अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है, अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ अनु कंपनी लिमिटेड विद प्रिया कंपनी लिमिटेड वाज प्रेजेंटेड टू द ट्रिब्यूनल फॉर सैंक्शनिंग आफ्टर द स्कीम was approved by an overwhelming majority of shareholders। अच्छा, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्कीम ऑफ अमलगमेशन हो रहा है। अनु लिमिटेड जो है वो प्रिया लिमिटेड के साथ अमलगमेट हो रही है। अब इस स्कीम को प्रेजेंट किया गया है ट्रिब्यूनल के आगे सैंक्शनिंग को, है ना। पहले तो स्कीम इनके रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स ने भारी मेजोरिटी के साथ पास कर दिया। While the scheme was pending in the High Court, some of the members उन्होंने EGM बुलाने की बात कही ताकि अनु लिमिटेड जो है तो वो निगोशिएट कर सके प्रिया लिमिटेड से। As according to the requisitions, the exchange ratio was not fair and reasonable। मतलब इनको लग रहा है अनु लिमिटेड वाले जो हैं या फिर प्रिया लिमिटेड वाले जो है, उनको लग रहा है कि जो इनका एक्सचेंज रेशियो है दोनों कंपनीज के शेयर्स का, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, थोड़ा सा इस पे और डिस्कशन होना चाहिए, थोड़ा सा और इसमें हम निगोशिएशन कर सकते हैं। तो ऐसे केस में ये जनरल मीटिंग बुलाना चाहते हैं, ईजीएम बुलाना चाहते हैं, तो क्या ये बुला सकते हैं? कमेंट। देखो, अमलगमेशन की स्कीम जो है उसके अंदर हमें शेयर होल्डर्स की मेजोरिटी चाहिए थी, वो तो है, ट्रिब्यूनल की मंजूरी चाहिए, वो भी मिल जाएगी। ट्रिब्यूनल के पास वैसे तो बहुत एक्सटेंसिव पावर्स हैं, पर साथ ही ये है कि अगर
मेजॉरिटी मिलने के बाद भी अगर कोई शेयर होल्डर या क्रेडिटर को ऐसा लगता है कि स्कीम के अंदर कुछ चेंजेस होना चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशंस होना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपका वही होगा। In such a case, tribunal cannot prevent a company from holding a requisition meeting for considering a proposed modification of the scheme, क्योंकि ट्रिब्यूनल के पास वाइड पावर्स हैं कि वो डायरेक्शंस दे सकती है स्कीम के लिए, या तो मॉडिफिकेशंस या कॉम्प्रोमाइज के लिए भी बता सकती है, ठीक है, नेसेसरी अरेंजमेंट्स भी कर सकती है। क्योंकि मुद्दा क्या है, चाहते क्या है, ट्रिब्यूनल भी यही चाहती है कि दोनों के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स जो है वो इस अमल कमीशन से या स्कीम से खुश रहे। तो ऐसे केस में अगर उनके बाद में स्कीम के अंदर मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, तो ऐसे अरेंजमेंट को वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि मना कर दें। अगर उसके लिए जनरल मीटिंग बुलाना चाहते हो तो बिल्कुल बुला सकते हो। जो कंपनी के डायरेक्टर्स है वो ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई अब तो स्कीम फाइनलाइज हो गई है, स्कीम जो है वो मेजॉरिटी से हमने पास की थी, अब तो ट्रिब्यूनल के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कोई भी मॉडिफिकेशन स्कीम में जरूरी है तो ट्रिब्यूनल के इंस्टेंस पे आप बिल्कुल कर सकते हो। देखो, further a mere discussion by the shareholders at a properly requisition meeting about the proposal या modification pending before the tribunal for sanction would not by itself affect either the scheme, ना scheme को फर्क पड़ रहा है ना ट्रिब्यूनल की पावर को फर्क पड़ रहा है, तो modifications हो सकते हैं। Directors can't refuse an AGM requisition by the member, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ जोका एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स लिमिटेड वाज कन्वीन अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंसीडरिंग अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आया है और उसमें लिखा है कि जो मीटिंग है इट हैज टू बी अटेंडेड बाय, इट वाज अटेंडेड बाय 200 मेंबर्स होल्डिंग 5 लाख शेयर्स, ठीक है। 200 मेंबर्स ने करा है, इसके लिए तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा। देखो, टोटल मेंबर्स और यहाँ पर हम देख रहे हैं शेयर कैपिटल जो उन्होंने होल्ड करी है ना। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 200 मेंबर्स हैं और शेयर्स कितने हैं, 5 लाख शेयर्स, ठीक है, 5 लाख शेयर्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, 70 मेंबर्स होल्डिंग 4 लाख शेयर्स, 70 मेंबर्स होल्डिंग 4 लाख शेयर्स वोटेड फॉर द स्कीम, इन्होंने यस करा। 120 मेंबर्स होल्डिंग 90,000 वोटेड अगेंस्ट द स्कीम, ठीक है। 120 मेंबर्स जिन्होंने जो 90,000 शेयर्स लेते हैं वो उन्होंने नो किया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 10 members holding 10,000 shares abstained from voting. 10 members holding 10,000 shares abstained from voting. देखो ये सिनेरियो समझ आ रहा है क्या, ये मेंबर्स का है, ये टोटल मेंबर्स हैं, टोटल 200 मेंबर्स हैं जिनके पास 5 लाख शेयर्स हैं, उनमें से 70 मेंबर्स जिनके पास 4 लाख शेयर्स थे उन्होंने यस किया है, बाकी मेंबर्स ने नो करा है, और जो टोटल मेंबर्स में से 10 मेंबर्स थे, 10 मेंबर्स जो है उनके पास 10,000 शेयर्स थे, वो एब्सेंट हो गए। तो अब हमें क्या बताना है कि स्कीम जो है वो अप्रूव्ड है कि नहीं मेजॉरिटी के साथ। वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको अगर याद हो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट, तो ऐसे केस में हमें ड्यूअल कंडीशंस जो हैं, ड्यूअल कंडीशंस फॉलो करनी है। ड्यूअल कंडीशंस कौन सी है, ड्यूअल कंडीशंस एज टू मेजॉरिटी एंड एज टू वैल्यू। वैल्यू के हिसाब से भी होना चाहिए और मेजॉरिटी के हिसाब से भी होना चाहिए। मेजॉरिटी क्या बोली उसने, क्या सिंपल मेजॉरिटी ही होनी चाहिए, और वैल्यू में बोला है 3/4 ऑफ वैल्यू, ठीक है। दोनों कंडीशंस पास होंगी तो ही आपकी स्कीम जो है ये अप्रूव होगी।
तो अब जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको देखते हैं हम। मेजॉरिटी क्या बोल रहा है, मेजॉरिटी जो है ये कितने हैं देखो, 200 मेंबर्स में से 200 मेंबर्स में से 10 मेंबर्स आए नहीं, 200 मेंबर्स में से 10 मेंबर्स आए नहीं, तो बच्चे कितने, 190 मेंबर्स जो आए। अच्छा सॉरी, 200 आए थे पर 10 ने तो वोटिंग ही नहीं की, तो उनको काउंट क्यों करेंगे। अब 190 जो है जिन्होंने वोटिंग करी, उनका मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी, हाँ सिंपल मेजॉरिटी, तो कितना चाहिएगा, 95। ठीक है, तो अगर हमारी स्कीम 95 मेंबर्स के द्वारा भी अगर हो जाती है तो अप्रूव्ड हो जाएगी। मैं इसको दूसरे कलर से लिख लेती हूँ। 95 हमें मेजॉरिटी चाहिए थी, ठीक है। वैल्यू के हिसाब से देखें, वैल्यू के हिसाब से देखें तो 3/4 बोला है उसने। 3/4 किसका, ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब 3/4 ऑफ 5 lakhs। 5 lakhs में ही नहीं आएंगे ना, इसमें भी तो हमने कम करे हैं, 200 में से 10 कम किए हैं, 5 में से 5 लाख में से भी 10,000 कम करेंगे, तो कितने हो गए, 490। 490 है ना। 490 का 3/4 निकालो, तो 490 का 3/4 निकालो, 367,500। ठीक है, 367,500 इतना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से क्या बोल रहा है ये, सिंपल मेजॉरिटी हो रही है क्या, मेजॉरिटी कितनी चाहिए थी हमें, सिंपल मेजॉरिटी 95 की चाहिए थी, पर जो मेजॉरिटी है उसके अंदर कितने, 70 मेंबर्स ने ही हाँ करी है, तो यहाँ पे 70 मेंबर्स ने हाँ करी है, और शेयर्स कितने हैं इन 70 के पास, 4 लाख है। तो बात समझ आ रही है क्या, ये वाली जो सिंपल मेजोरिटी है ना, ये तो आपकी फुलफिल नहीं हुई, क्यों, क्योंकि आपको 95 चाहिए थे, पर आपके पास कितने, 70 मेंबर्स की ही मेजोरिटी मिली आपको, तो ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, और अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू में तो हो रहा है, क्योंकि इन 70 के पास 4 लाख है, जो 367,500 से ज्यादा है, तो 4 लाख वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। पर बात क्या है कि मैं दोनों कंडीशन साथ में होनी थी, और वाली वेल नहीं है यहाँ पे, तो है ना, इसके हिसाब से जो स्कीम है ये आपकी अप्रूव नहीं हुई। ठीक है, अब इसका लिखने का तरीका देखो, पहले समझ में तो आ गया होगा, आई होप सो। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन है ना प्रैक्टिकल, इसको एक टेबुलर फॉर्म में बना के एक एकदम क्लियर पिक्चर लेके सोच के समझ के करना। मेंबर्स जो कि टोटल मेंबर्स में से उन मेंबर्स को माइनस कर देना जो कि आए नहीं है, ये एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग है ना, तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करने का है। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू है वो है ड्यूअल कंडीशंस की, सिंपल मेजॉरिटी एंड 3/4 इन वैल्यू। तो देखो अब मैंने क्या लिखा है इन्होंने, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट मस्ट बी अप्रूव्ड, it must be approved by a resolution passed with the majority in number, मतलब रेजोल्यूशन से ही होगा, passed with the majority in number represent 3/4 in value of the creditors, 3/4 इन वैल्यू, मतलब मेजॉरिटी भी होनी चाहिए नंबर में, नंबर में मेजॉरिटी होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन, 3/4 वैल्यू में होने चाहिए, सेकंड कंडीशन द मेजॉरिटी इज ड्यूअल इन नंबर एंड वैल्यू, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ दोज वोटिंग इज सफिशिएंट वेयर एज 3/4 रिक्वायरमेंट रिलेट्स टू वैल्यू। ठीक है, the 3/4 value is to be computed with reference to the paid up capital held by the members present and voting at the meeting। ठीक है, अब इसके अंदर देखो अपन ने जो वर्किंग की है उसके हिसाब से देखो, इन दिस केस 200 members attended the meeting but only 190 members voted in the meeting, क्योंकि 200 में से 10 तो नहीं थे। फिर 190 members की अपन ने मेजोरिटी निकाली तो कितना निकले, 95, पर सिर्फ 70 members जो है उन्होंने ही फेवर में हाँ करा था, तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड नहीं हुई।
सेकंड बोल रहे हैं 190 मेंबर्स जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनके कितने शेयर्स हो रहे हैं 4,90,000। 3/4 हमने भी निकाला 3,750,500, ये 4 लाख से तो कम है। 4 लाख मतलब मिल गए, मतलब ये वाली चीज तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गई। पर हमारी वो स्कीम के अंदर दोनों कंडीशंस चाहिए थी, इसीलिए अब हम फर्दर इसमें ये लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था कि स्कीम के बारे में कमेंट करना है या इसकी वैलिडिटी के बारे में। हाँ, whether the scheme examined with reference to the relevant provisions whether the scheme was approved by the requisite majority। तो हम बोल सकते हैं कि the scheme does not hold valid as it satisfies only one condition, ठीक है, and not the dual conditions required। ओके, तो आज की जो हमारी इस मैराथन रिवीजन के अंदर आपने और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखे जो हमारे किससे रिलेटेड थे, एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर, 149 आईडी को लेके भी थे। फिर कुछ क्वेश्चंस में आपके मैनेजर रेन्यूमरेशन को भी लेके बात थी, फिर एडिशनल डायरेक्टर को लेके भी बात थी, फिर हमने कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट भी देखा, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके साथ ही ये वाले रिवीजन का ये पार्ट आपका फुलफिल होता है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस भी मैं और ला रही हूँ, जिससे हम आगे भी इस मैराथन का रिवीजन का एंड करेंगे। थैंक यू।